आनी चाहिए। ठीक है जी, इसको कहेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अगर आपने एक जगह पर आपने लगा दिया जी, फॉर एग्जांपल टू वॉच या टू वॉश, और ये देखें आपके सामने आ जाएगा, कैली हैड टू आयरन, डू द वॉशिंग एंड शॉपिंग बिफोर हर पेरेंट्स अराइव्ड। ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये गलत है। यू आर टॉकिंग अबाउट थ्री एक्शंस, आयरनिंग, वॉश और शॉपिंग, जिसमें वॉशिंग जो है वो आप देख लो जेरेंट की फॉर्म में लिखा है, शॉपिंग जेरेंट की फॉर्म में लिखा है, जबकि आयरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी, अभी मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, पेशेंस एंड टू हैव गुड आई साइट। ये पहले मैं सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि आपको सिंपल वाली बात समझ आ जाए, फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। अब देखो इसमें नाउन आ रहा है, शन, पेशेंस, ये सब नाउन है, और आगे हमने टू के साथ हैव लगा दिया, ये इन्फिनिटिव लगा के वर्ब लगा दिया, टू हैव गुड साइट, आई साइट, राइट। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन खराब हो गई। अब साथ साथ खुद को एसेस करते जाओ, कितने लोग हैं ये जो इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन खराब कर रहे होते हैं, एंड यू थिंक यू आर राइटिंग वेल बट यू आर कमिटिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, राइट। Ali prefers jeans to wearing, prefer jeans to wearing a suit, prefer jeans to wearing, right। ये कंस्ट्रक्शन खराब होगी। prefers jeans, प्रेफर करा ना, जीन्स, जीन्स किसके ऊपर प्रेफर करा, सूट के ऊपर, और आगे टू लगा के यू नो जेरेंट, wearing a suit। अब इसको हम करेक्ट करने जा रहे हैं, ये देखिए ये करेक्ट है। Kelly had to do the ironing, washing and shopping before her parents arrived। This is the parallel construction। अब ये पीछे चल रहा हूं, ये this was the mistake। You can write had to iron, to do the washing, या तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, to do the washing, to wash, sorry, and to shop before her parents arrived। या ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, do the ironing, washing and shopping before her parents arrived। मतलब कहने का ये है कि तमाम जो एक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो वर्ड की फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेज की फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो क्लॉज की फॉर्म में आ रहे हैं, उन सबको एक स्ट्रक्चर की शक्ल में होना चाहिए। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, पेशेंस नाउन है, एंड गुड आई साइट, दिस इज आल्सो ए नाउन, अ गुड आई साइट। देयर इज नो नीड टू ऐड टू हैव, वर्ब नहीं लगाना। अली प्रेफर वेयरिंग जीन्स टू वेयरिंग अ सूट। यू सी दिस इज अ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अली प्रेफर्स वेयरिंग जीन्स टू वेयरिंग अ सूट। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जो नॉर्मली जब भी स्टूडेंट्स एक कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, इवन कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर ये मिस्टेक करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा अबीर, ये काम कर लेते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ना फीलिंग्स आए कि जैसे मैं विदाउट ऑडियंस बात कर रहा हूँ। अगर ये चैट वाले जो हैं ये थोड़ा सा ये प्रॉमिस करें कि सब लोग पहले पूरी बात सुन लेंगे, उसके बाद हमारे साथ डिस्कशन करेंगे और उस वक्त जवाब देंगे जब मैं जिनसे पूछूंगा, तो फिर मैं चैट ऑन करवा ले। तो क्योंकि मैं इनको पहले भी कह चुका हूँ कि व्हेन आई स्पीक टू यू एंड यू स्टार्ट राइटिंग फॉर एग्जांपल द टेक्स्ट मैसेजेस, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर चले जाते हैं, मुझे तो उसका पता ही नहीं चलता। सीधी सी बात है, थाउजेंड्स लोग बैठे हुए हैं, जब हर बंदा ही मैसेज करेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। इसका तरीका बड़ा आसान है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है क्लास। आई वॉन्ट कि दे शुड टॉक टू मी, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से। उसका तरीका ये है कि मैं जिससे पूछूं कि भाई आप ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास मुझे जवाब दे दें, वो मुझे दे दे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इज दिस पॉसिबल? अभी एक सेंटेंस के अंदर कई आइडियाज आ रहे हैं विच आर सिमिलर इन नेचर, दे शुड बी फॉर्म्ड इन पैरेलल कंस्ट्रक्शन। उनकी कंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए, राइट। अब देखो जरा पीछे चले जाओ, ये देखो ये सब क्या है, ये एक्शन है, एक काम है ना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, शॉपिंग करना, ये काम है। तीनों आइडियाज हैं, डिफरेंट आइडियाज। इनको जब आपने इकट्ठा करना है, इनको एक शक्ल में होना चाहिए। या तो टू आयरन, टू वॉश, टू शॉप होगा, या टू डू आयरनिंग, डू द एंड वॉशिंग एंड शॉपिंग होगा। ये मतलब है इसका। अब जब आपने कहा ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, तो रिक्वायर्स के बाद हमने पहला वर्ड नाउन यूज किया, तो आगे सारा पेयर नाउन्स बनने चाहिए। पेशेंस, हैव गुड आई साइट एंड गुड आई साइट, ना कि टू हैव गुड आई साइट्स। ठीक है जी। सो ये याद रखें कि जो भी कंस्ट्रक्शन बनेगी, जब आइडियाज को इकट्ठा करेंगे, उनकी एक हो, पेयर नाउन का नाउन के साथ, वर्ब का वर्ब के साथ, और प्रपोजिशनल फ्रेज का प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ।
प्रेफर जीन्स टू सूट और होता है वेयरिंग सूट। जीन्स दो बता तो रहा हूँ बेटे फाखरा, दोनों मतलब डिफरेंट हैं। सवाल ये है कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। आप असूल याद रखें, जुमलों में ना फंस जाएं। आप लोग ग्रामर को पढ़ा करो प्लीज। अब दूसरा देखें, अंडरस्टैंड ईच एलिमेंट। मेरे लेक्चर को सुने गौर से। तो एक ये असूल आपने ज़हन में रखना है, जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है एक सेंटेंस की जिसपे 3-4 सेंटेंसेस आएंगे, याद रखें असूल एक है कि आइडियाज डिफरेंट हो मगर सिमिलर इन नेचर हो, तब वो उसे कहेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन। तो उसमें नाउन का अगर से स्टार्ट हो रहा है तो नाउन का नाउन के साथ पेयर बने, वर्ब का वर्ब के साथ बने और प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे नाउन है, एक जगह पे वर्ब है, एक जगह पे प्रपोजिशनल फ्रेज है, राइट। अंडरलाइन ईच एलिमेंट इन ए सेंटेंस। अब ये तरीका बता रहा हूँ, हर एलिमेंट को सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करें और चेक करें कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है वो सेम ग्रामेटिकल फॉर्म है कि नहीं। ये टेक्निक है। जैसे सेंटेंस पढ़ना शुरू करें उसको अंडरलाइन करें कि जो बात स्टार्ट हुई है वो क्या नाउन से शुरू हो रही है और नाउन की सीरीज चल रही है, उसमें कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं नजर आ रही। अनयूजुअल चीज तो नहीं नजर आ रही। मिसाल के तौर पर 2 नाउन चले, साथ ही वर्ब आ गया, साथ ही जेरेंड आ गया, साथ ही इन्फिनिटिव आ गया, तो वो नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटिव होता है बेटा टू के साथ वर्ब लगाया जाए मगर वो नाउन की तरह बिहेव करे। टू थिंक, टू डांस, टू स्पीक। अब इनको अगर तर्जमा करो तो क्या बनेगा? टू थिंक मीन्स सोचना, ये नाउन है। टू डांस नाचना, टू स्पीक बोलना, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन अब होती कहाँ यूज? इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर आप अपने अंदर सब के सब तहम्मुल रखें ना, सिर्फ तहम्मुल रखें, ना कि ये पूछें कि जी मैंने ये सेंटेंस जो है मैंने वहां पर ये पढ़ा था, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ फोकस रखें ना, जितनी जितनी बात बताई जा रही है, तो आप देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली आपके जो दिमाग में पहले से सवाल आ रहे हैं जवाब हो चुके हो, आंसर हो चुके हो। लेकिन आप लोग चूंकि साथ साथ बातें कर रहे होते हैं ना, आपका ध्यान एक चीज पे चला जाता है, जबकि मैं पूरे स्टेप्स में बताता जा रहा हूँ। अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। आपको फोकस उधर होना चाहिए। पहले मैंने आपको क्या किया जी, जरा पीछे चले जाए, दोबारा मैं रिपीट करूँ, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। पैरेललिज्म होता क्या है मैंने वो बताया, सेम रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्मेशन। मैंने इसको आसान करके बताया कि जब भी एक सेंटेंस ऐसा लिखे जो कि 2-3 सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है और उसमें तमाम आइडियाज डिफरेंट हैं मगर नेचर में सिमिलर है, तो उनको उनकी कंस्ट्रक्शन एक तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले एग्जांपल ये दी कि देखो ये तीनों आइडियाज डिफरेंट हैं। कपड़े इस्त्री करना, धोना और शॉपिंग करना, तीनों आइडिया डिफरेंट है मगर नेचर में एक है। नेचर में इस तरह से कि ये काम है, एक्टिविटीज है, कैली को काम करने पड़ रहे हैं। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स ये कोऑर्डिनेशन, एक डिफरेंट एक्ट है। पेशेंस एक डिफरेंट एक्ट है। गुड आईसाइट डिफरेंट एक्ट है, मगर ये सारे मिलके ड्राइविंग से रिलेटेड है, नेचर में एक जैसे हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स देके आपको बात समझाई। ठीक है, और फिर उसके सॉल्यूशंस दिखाए। फिर अब मैं बता रहा हूं कि जब आप किसी भी सेंटेंस को देखें करेक्शन के अंदर या खुद भी लिख रहे हो, तो जब भी आप सेंटेंसेस में पेयर ला रहे हैं तो नाउन्स से शुरू हो रही है बात, तो नाउन का नाउन के साथ पेयर बने, वर्ब का वर्ब के साथ पेयर बने, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक नाउन के साथ वर्ब लगा रहे हैं बिला वजह, जैसे वो ऊपर था टू डू आयरन और फिर आगे वॉशिंग आ गया था, तो ये 2 डिफरेंट चीजें थी। अब टेक्निक बता रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ें हमेशा उसके सेंटेंस को डाइसेक्ट करके एक एक एलिमेंट को, जैसे मैंने ये किया हुआ है, एक एक एलिमेंट को आपने अंडरलाइन करना, समझने की कोशिश करनी है इस असूल की बेस पे। लेकिन अब पहले तो ये चीज पता नहीं थी, गलतियां कर रहे थे, अब ये बात पता चल गई आपको। यू हैव नोन दिस कि ये इस तरह से सेंटेंस देखें, पढ़ते जाएं और देखें कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। जैसे कि फिर इधर चले जाए, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन, पढ़ते जाएं। हैड टू आयरन, टू डू वॉशिंग, एकदम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे तो टू आयरन लिखा है, यहाँ पे वॉशिंग लिखा है, यहाँ पे शॉपिंग लिखा है, इट मींस कि गलती है, तो इसको मैं कैसे ठीक करूँ? नाउ यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड ग्रामेटिकल नॉलेज। मुझे इसके इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, डेफिनेटली सिंपल सी बात है। टू के बाद आयरन लिखा हुआ है, आप आगे आयरन वॉश कर लो, शॉप कर लो, या टू डू आयरनिंग कर लो। अगर इस फॉर्म में लिखना है, आपको डिसाइड करना है कि कंस्ट्रक्शन पैरेलल रखनी है, सही होनी चाहिए। टू डू वॉश आयरनिंग कर ले, डू वॉशिंग कर ले, ठीक है, इसका कोई कुछ नहीं है, राइट।
इस तरह से उसको असेस करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन यूज करना। पैरेलल कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ सेंटेंस कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट अपीयर इन अ सीरीज और इन अ पेयर। अगर देखा जाए तो वही बात कि जब भी आप एक सीरीज ऑफ आइडियाज को लेकर चलेंगे या एक दो आइडियाज को लेकर चलेंगे, पेयर लेकर चलेंगे, तो उसमें पैरेलल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। जब भी एक ऐसा सेंटेंस फॉर्म करें जिसमें मोर देन 2 आइडियाज और 3 आइडियाज हो और नेचर में एक जैसे हो, तो उनकी कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए। ये है पैरेललिज्म का मतलब। अब पैरेललिज्म करता क्या है? क्या करता है? व्हाट इट इज? It creates a sense of rhythm and balance in writing by using the same grammatical structure to express equal ideas. अगर ये नहीं करेंगे तो उसकी जो यानी पैरेललिज्म की वजह से ना उसकी फ्लो में, उसके रिदम में, उसकी टोन में जो टोन बनती है, जैसे कहते हैं ना राइटर की टोन, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन महसूस होती है, उसके अंदर एक बैलेंस महसूस होता है, उसके अंदर एक स्मूथनेस महसूस होती है। लेकिन अगर ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन खराब हो जाए तो वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन यानी ये लग रही है। इफ नॉट, अगर फॉल्टी पैरेललिज्म होगा तो उसके जो सेंटेंसेस होंगे वो बैलेंस्ड नहीं होंगे। सेंटेंस ऐसे लगेगा जैसे क्लंकी हो गया, ऑकवर्ड हो गया, साउंड उसकी सही नहीं होगी, बोलने में भी समझने में भी प्रॉब्लम होगा, आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, राइट? तो ये इसका फायदा है। यानी अगर होगी कंस्ट्रक्शन एक जैसी तो बड़ी इजीली स्मूथली समझ आ जाएगा, और अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे करें पैरेललिज्म क्रिएट? पैरेललिज्म कैसे क्रिएट होता है? तो हम बात करेंगे पैरेललिज्म क्रिएट कैसे होता है। नंबर 1, जब आप दो क्लॉजेस को मिलाएंगे बाय कनेक्टिंग टू क्लॉजेस। दो क्लॉजेस को मिलाना है तो बड़ा सोच समझ के मिलाना है, राइट? इसको कैसे क्रिएट करेंगे? आपने दो क्लॉजेस को मिलाना है, तो मिलाते हुए देख लेना कि पहली क्लॉज की कंस्ट्रक्शन क्या और दूसरी क्लॉज की कंस्ट्रक्शन क्या, इनमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? बाय मेकिंग ए लिस्ट यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही यूज करते हैं, जैसे फैन बॉयज कहते हैं, ठीक है ना? अभी मैं इसकी एग्जांपल्स भी आगे आ जाएंगी, पहले आप पॉइंट सुन लें, आगे एग्जांपल्स आगे आ जाएंगी। सना पैरेललिज्म को अवॉइड नहीं करना होता जब आप वाकई खुद से 2, 3, 4 आइडियाज बताना चाह रहे हो। ये अवॉइड करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब होता है। लेकिन अगर आपने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, इट्स ओके। बट अगर आप सीरीज बताना चाह रहे हैं कि मैं शॉपिंग के लिए गया और मैंने ये चीज़ें खरीदी, तो फिर उसके अंदर पैरेलल होने चाहिए। उसकी खराब कर देंगे तो वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये बेटे मोहम्मद नाम पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने पूछा नेक्स्ट सीरीज में नाउन इन्फिनेटिव या जो भी पैरेलल फॉर्म आएगी, ये चीज़ पहले सेंटेंस डिटरमिन करेगा, बिकॉज कैली वाले सेंटेंस में आपने ये किया था। देखो मैंने ये कहा कि आपने डिटरमिन किया है सेंटेंस को देख के कि किस उसमें आपने आयरन से शुरू किया है। आयरन से शुरू करोगे तो 2 आयरन एंड वॉश लगाते जाओ, एक सीरीज लगा लो। अगर आप जेरेंट से शुरू करोगे तो मैंने जेरेंट में लिखा हुआ है, डज नॉट मीन कि वहां से नहीं हो सकता। यू हैव टू फॉर्म ए पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? प्लीज मुझे लेट मी फिनिश द सेंटेंस। मैंने आपको ये बात जो आपने अभी मुझे इतनी बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज करके पूछा है, ये बात मैं 3 दफा कर चुका हूँ। 3 दफा यही बात मैंने की थी। इट इज अप टू यू कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म पैरेलल होना चाहिए, ये बात बाद में कर दी है। अच्छा जी, दूसरा क्या जी? बाय मेकिंग ए लिस्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे, अभी इनकी एग्जांपल्स आ जाएगी, आप पहले पॉइंट सुना करें, फौरन से ना घबरा जाया करें कि यार अभी एग्जांपल ही नजर आ रही तो पता नहीं क्या होगा। तो जस्ट लिसन टू दिस। बाय कंपेयरिंग 2 आइटम्स यूजिंग देन और एज। जब हमने 2 आइटम्स कंपेयर करने हैं जिसपे देन आता होता है, जैसे कहते हैं ना, ही इज टॉलर देन आई, ही इज एल्डर देन आई, ही इज वाइजर देन आई, ये यूज करते हैं ना देन, या एज यूज करते हैं, एज ही डिड दिस। तो ये 2 लोगों का कंपैरिजन होता है। देन और एज जो होता है तो नॉर्मली 2 आइटम्स को यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए, यानी कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए। और आखिरी क्या है? बाय कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे तो भी उस सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है पैरेलल होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके वक्त आपको ख्याल रखना है कि कंस्ट्रक्शन खराब ना हो। अभी इसकी एग्जांपल से देखते जाएंगे। यानी ऑन द वर्ड लेवल, ए नाउन शुड बी ग्रुप्ड विद अदर नाउन्स
an adjective with another adjective and so on. Simple. जब भी आप कंस्ट्रक्शन फॉर्म करेंगे, अगर पहले नाउन क्लॉज है तो आगे भी नाउन क्लॉज होगी, अगर पीछे वर्ब है तो आगे भी वर्ब क्लॉज होगी, राइट? समझ आ गई? जैसे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाए हैं, तो अगर हमने कहा जी स्विमिंग, डांसिंग, तो आगे ये नहीं होना चाहिए टू वॉच, फिर वॉचिंग ही होना चाहिए, स्विमिंग, डांसिंग एंड वॉचिंग, स्विमिंग, डांसिंग एंड वॉचिंग। अगर आपने टू स्विम लिखा है तो टू स्विम, टू डांस, टू वॉच होना चाहिए। ठीक है जी? नहीं, वो दोनों ठीक नहीं है। On the word level, a noun should be grouped with noun, adjective with another adjective, verb should be grouped with verb, phrase should be connected with the phrase. That's simple. अब ये देखें, अब मैं सारी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी। मैंने इतनी डेफिनेशनें पढ़ानी नहीं थी जितनी मैंने 2 मिनट में पढ़ाई हैं आपको, ये आधे घंटे में, सॉरी, इतना आधा घंटा मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझाते लग गया। मैंने इतनी आसान सी जुबान में बात की थी कि जब भी एक सेंटेंस ऐसा फॉर्म करें, और देख लें मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट नाउ एनी क्वेश्चन, प्लीज फोकस करें पहले एक बात पे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आपका नॉलेज जाग जाता है और कहते हैं इसको ठीक करके देखते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। अगर आप सुनते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सवाल जो अभी उठेंगे माइंड में, वो एड्रेस हो रहे होंगे। मैंने स्लाइड्स बनाई ही ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स हो, ना कि आपको टेक्निकल डेफिनेशंस पे लगा दूं। बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट कोऑपरेट इन दैट वे। आप सुनते नहीं, आपको कहता हूँ आप होल्ड तो करें, देखें तो उसे क्या होता है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी एक सेंटेंस फॉर्म करें जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 सेंटेंसेस हो, या मोर देन 3 सेंटेंसेस हो, तो उनकी कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखें कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्लमसी लगे। अभी मैंने 3 दफा तो एग्जांपल दिए, 4 दफा एग्जांपल दिया कि अगर डांसिंग लिख रहे हैं तो फिर आगे स्विमिंग, डांसिंग, वॉचिंग होना चाहिए। अगर डांस लिख रहे हैं तो फिर स्विम, वॉच होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है, राइट? अब मैं उसकी एग्जांपल्स के साथ लेके चलने लगा हूं, प्लीज इस एग्जांपल पे गौर करिए। देखें, द कंपनी इज लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट हु इज फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस एंड इज गोइंग टू अराइव। यहां पे गलती आ गई, देखो यहाँ पे लिखा है फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस लिखा हुआ ना, और यहाँ पे लिखा है गोइंग टू अराइव टू वर्क ऑन टाइम। पूरे का पूरा एक वर्ब फ्रेज लिखा गया, is going to, verb clause, is going to arrive to work on time, is going to work, why should be, यहाँ से आपको नजर आ जानी चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। सिंपल ये हो गया, the company is looking for a candidate who is friendly, organized, meticulous and punctual. Why to write in this way, is going to arrive to work on time. ये हैं वो गलतियां जो आप करते हो, और खासतौर पे प्रेसी में आपकी सबसे ज्यादा ये गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैरेलल नहीं करते। शौक होता है ना, लंबा सेंटेंस लिखें, वोकैबुलरी शो करें, और उसमें फिर आप ये गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। आई ऑलवेज एडवाइज इन माई क्लास टू स्टूडेंट्स दैट राइट अ सेंटेंस ऑफ अ मॉडरेट लेंथ, मे बी ऑफ 8 वर्ड्स मिनिमम, मैक्सिमम 15 वर्ड्स, दैट्स इट। इससे क्या होगा, आप अवॉइड कर सकोगे पंक्चुएशन को, बहुत ज्यादा पंक्चुएशन नहीं यूज करनी पड़ेगी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन इतनी सामने नहीं आएगी। ठीक है जी? और मेरे भाई और बच्चों, ये कुछ सवाल है कि जी ये ऑर्गेनाइज पहले भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है। यार यू जस्ट प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, उसकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस आप लिख लें, ऑर्गेनाइज्ड, फ्रेंडली, मेटिकुलस लिख लें, वट एवर इट इज, इट डज नॉट यू नो चेंज द मीनिंग। Right. When a series is composed of verbs, do not mix forms. ये भी देख लें, अब नया तरीका। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने एक सीरीज बनानी है, वो वर्ब से शुरू हो रही है, तो फिर उसमें वर्ब की फॉर्म में भी मिक्स नहीं करनी। अगर एक दफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगा देनी। फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग एन इन्फिनेटिव विद ए जेरेंड, ये ब्रेक्स कर देगा, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अगर आपने शुरू में लिखा टू आयरन, वो मैंने मिसाल दी हुई थी, टू आयरन, तो आगे डू वॉशिंग लिखा हुआ था कि नहीं? टू आयरन, उधर डू वॉशिंग था, तो ये 2 फॉर्म्स मिक्स हो गई थी, तो मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है कि नहीं?
तो जब एक वर्ब की फॉर्म शुरू हो रही है तो वर्ब की भी वो एक जैसी फॉर्म रखनी है। अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखनी है तो सारी फर्स्ट फॉर्म चलेगी, अगर सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो सेकंड फॉर्म चलेगी, थर्ड फॉर्म लग रही है तो थर्ड फॉर्म चलेगी, अगर फोर्थ लगा रहे हैं तो फोर्थ चलेगी। इसी तरह इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव के साथ जेरनी आ जाएगा। जो जेरड कौन सा, बार बार अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जेरड वही था, डू वॉशिंग शॉपिंग, राइट, जबकि पहले लिखा था टू आयरन। तो एक जैसे होगा, या तो आयरन है, वॉश है, शॉप है, या टू डू आयरनिंग है, वॉशिंग है, शॉपिंग है, ये तरीका होगा। अब अंदाजा करो कि 10 टाइम्स मैंने ये एग्जांपल दी है। अब देखें, द पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैं कोई स्लाइड एक्सप्लेन करता हूँ उसके साथ ही एग्जांपल आ जाती है। ये देखें, ये देखें, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए सूलन। अगर आपको स्लाइड सुनते हुए नहीं समझ आ रही, डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल आ रही होती है, वेट तो किया करें कि क्या आगे एग्जांपल आ रही है। द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्नड हाउ टू, अब ये बच्ची ने पहले सवाल किया था, उसी को मैं दोबारा एड्रेस कर रहा हूँ, नाम मुझे भूल गया है, राइट, ये दोबारा देख लो। ये नहीं देखना कि जी वर्कशॉप लर्नड आया तो ये क्या आ गया, हाउ से बात शुरू हो रही है, हाउ टू कम्युनिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी नेगोशिएट होना चाहिए। अब वर्किंग आ गया तो इतनी ये गलत है, ये गलत है। The participants in the workshop learned how to communicate, एक आइडिया। दूसरा आइडिया नेगोशिएट, वो भी फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही आया एंड के बाद वर्किंग कोलैबोरेटली, तीसरा आइडिया, उसको गलत कर दिया उसने वर्किंग कोलैबोरेटली कर लिया, जबकि होना चाहिए था टू वर्क कोलैबोरेटली। ये देखो इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक देखो, ये द पार्टिसिपेंट्स in the workshop learn to communicate, negotiate and work collaboratively for the most effective outcome. इसे कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। अब मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये दिस इज वन आइडिया, दिस इज अ सेकंड आइडिया, दिस इज अ थर्ड आइडिया। द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्नड हाउ टू, राइट। अब देखो आइडियाज डिफरेंट है, कम्युनिकेट, नेगोशिएट, वर्क, तीन आइडियाज है ना, लेकिन नेचर में सिमिलर है। क्या नेचर में सिमिलर है? ये लर्निंग थी उनकी, ये नेचर में एक वर्कशॉप में चीजें सीखी उन्होंने। So parallel structure should be used to balance a series of phrases with the same grammatical structure. जो पीछे असूल याद रखे वो यहाँ पे भी याद रखें कि जब पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, should be used to balance a series of phrases. जैसे वर्ब के केस में हमने अभी दिखाया था आपको कि ये वर्ब के केस में बताया था कि मिक्स नहीं करना, और उसकी एग्जांपल ये दी थी कि ये मिक्स हुए हुए, और फिर मैंने ये ठीक करके दिखाया। इसी तरह अब फ्रेज की बात आ रही है तो सीरीज ऑफ फ्रेजेस जो होंगे उनकी भी कंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए। उसमें भी आपने मिक्स नहीं करना नाउन फ्रेज को वर्ब फ्रेज के साथ। अगर नाउन फ्रेज है तो आगे भी नाउन फ्रेज आएगा, अगर वर्ब फ्रेज है तो आगे भी वर्ब फ्रेज आएगा। ठीक है जी। ये देखें, ये नॉट पैरेलल। इनिशियल ट्रायल्स शो दैट एक्सपोजर टू द केमिकल कॉज्ड मेमोरी प्रॉब्लम्स, इंटरमिटेंट डिजीजेस एंड डेटर्स। ये देखो ये खराब हो गया, डेटर स्लीप। गौर करो, इनिशियल ट्रायल्स शोड, इनिशियल ट्रायल ने शो किया कि एक्सपोजर टू द केमिकल, के केमिकल्स की तरफ जो एक्सपोजर हुआ है इंसान का, उससे क्या हुआ? भैया आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बेसिकली उसको खुद पता होना चाहिए। मैं असूल पे चले ना, वो जब बच्चे असूल पे चलेंगे वो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अब बच्चे कहाँ पे चल रहे हैं? वो असूल पे नहीं चल रहे, वो छोटे छोटे वर्ड्स के पीछे फंस गए हैं। जी ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा। दे शुड सी कि क्या ये वर्ड नाउन है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये वही मीनिंग दे रहा है? अगर वही मीनिंग दे रहा है, यूज दैट वर्ड। ठीक है। और सर एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर एक सेंटेंस बहुत लंबा है कि हम मेन आइडिया जो है वो पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कॉमा के साथ जो है सेपरेट हुए हुए वर्ड्स उन पे रिलाई कर सकते हैं? जी, वर्ड को आपने बेसिकली होता ही है कि जब भी लेंथी सेंटेंस हो उसको खुद डाइसेक्शन करते हैं। नंबर वन, खुद करते हैं डाइसेक्शन। इसलिए कहा था कि मैंने पीछे एक स्लाइड पे बताया था कि आपने हर एलिमेंट को अंडरलाइन करना है। गौर करें मेरी पिछली स्लाइड पे। दूसरी बात, कॉमर्स के साथ जब सेपरेट होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अलग-अलग पार्ट्स ऑलरेडी हुए हुए हैं, आप उनको गौर से देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये देखें ना, एज विद अ सीरीज ऑफ वर्ब्स, ए सीरीज ऑफ वर्ब्स फ्रेजेस should use parallel forms. Do not mix phrases based on infinitive with phrases based on ing verbs. जो बात मैं पीछे कर रहा हूं सिर्फ उसको एक्सपैंड कर रहा हूं, एग्जैजुरेट कर रहा हूं। बात एक ही है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं इधर। असूल पे चलें। असूल ये है, वर्ड
phrases and clauses, right? अब वर्ड्स किस शक्ल में होते हैं? या तो नाउन की शक्ल में होंगे, या वर्ब की शक्ल में होंगे, या एडजेक्टिव की शक्ल में होंगे, ठीक है जी, या एडवर्ब की शक्ल में होंगे, राइट? यही वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, ये सिंगल सिंगल होते हैं वर्ड्स। मैंने एक असूल बता दिया कि भाई जब भी एक सेंटेंस के अंदर सीरीज ऑफ वर्ड्स आ रही है तो उसका ध्यान रखो, अगर नाउन है तो नाउन की शक्ल हो, सारे फिर नाउन की शक्ल में चले, अगर वर्ब की शक्ल में है तो सारे वर्ब की शक्ल में चले, ये ना हो कि वर्ब के अंदर बीच में एक नाउन आ जाए या नाउन के अंदर एक वर्ब आ जाए। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना? नाउन है तो नाउन की शक्ल में चलेगी, वर्ब है तो वर्ब की शक्ल में चलेगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की शक्ल में चलेगी। वो ध्यान रखें उन चीजों का, सीरीज का। यही बात फ्रेजेस पे आ गई। फ्रेज क्या होता है? 2 या 3 वर्ड्स का मजमूआ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। असूल तो वही रहेगा। क्लॉजेस क्या होता है? ए कंप्लीट सेंटेंस, असूल वही रहेगा। असूल सबके पीछे एक है, असूल सबके पीछे एक है। यहाँ पे अल्फाज थे, यहाँ पर एग्जैजरेट होकर फ्रेज बन गए, यहाँ पे और एग्जैजरेट हो गए, एक्सपैंड करके क्लॉज बन गई। असूल एक ही है कि भाई जब भी आप 2 या 3 से ज्यादा आइडियाज को इकट्ठा करें जो नेचर में सिमिलर हों, उनकी कंस्ट्रक्शन का क्या रखें, दैट्स इट। अब यही बात मैं फ्रेज की फॉर्म में बता रहा हूं। पहले मैंने नाउन फ्रेज बताया है, अब फर्क क्या होगा? मैं वर्ब फ्रेज बता रहा हूँ, राइट? सिर्फ ए सीरीज ऑफ वर्ब फ्रेजेस शुड यूज पैरेलल फॉर्म्स। जब वर्ब की सीरीज आएगी तो वर्ब फ्रेजेस की पैरेलल फॉर्म्स होनी चाहिए, उसको मिक्स नहीं करना इन्फिनेटिव के साथ। अब इसको नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल देख लो। ये देखो, अब ये देखो, मैं बताने जा रहा हूँ मेन ड्यूटीज बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 ड्यूटी क्या? आंसरिंग फोन कॉल, फाइलिंग रिकॉर्ड्स। अब देखा ना, आंसरिंग क्या है? टू कंडक्ट। गलत हो गया कि नहीं हो गया? खुद सेंस करें। असूल अगर याद है तो आपको फौरन पता चलेगा, यार यहाँ पर आंसरिंग फोन लिखा हुआ है, यहाँ फाइलिंग रिकॉर्ड। इन्फिनिटिव आ गया, टू कंडक्ट, तो गलत हो गया। इसका मतलब हमें कंडक्टिंग लगाना चाहिए, कंडक्टिंग विजिटर सर्विस। ये देखें, ठीक हो गया। सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, अगर फोकस किया जाए तो बिल्कुल समझ आता है। मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। अब मैं नाउन फ्रेज से पहले, इससे पहले, सॉरी, ये नाउन फ्रेज था, ये नाउन फ्रेज था। नाउन फ्रेज में ये वर्ब घुस गया था, डेटर्स। वो वर्ब फ्रेज बताया ना, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज के अंदर वर्ब आ गया तो मैंने इसको ठीक किया, इंस्टो में नहीं है। अब ये देखें, ये वर्ब फ्रेज की एग्जांपल दे दी है। अब आ जाएगी क्लॉज। अब यही चीज क्लॉज के ऊपर आएगी, सॉरी, ये क्लॉज के लिए आएगा। द रिपोर्ट कार्ड स्टेटेड, देखे गौर से पढ़ें, सेंटेंस को स्लो पढ़ें, समझ आएगा। The report card stated that the student often talked in class. अब ये देखते जाएं, यहां से शुरू हो गया सेंटेंस। That the students often talked in class. That he bullied other students and rarely finished. ये देखें, the students often talked in class. That the student often class to class. That he bullied other students and rarely finished his homework. ये देखें, the report card stated that the student often talked in class, that he bullied other students, and that he rarely finished his homework. या तो ये तरीका है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का, या दूसरा क्या है? The report card stated that the student often talked in class, bullied other students, and rarely finished his work. दोनों तरीकों से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर दोबारा देखें, पहले जाते हैं हम सेंटेंस की तरफ। ये देखें, यहां पर हो गया ना, the students often talked in class, right? ठीक हो गया। और अगले सेंटेंस में उसने स्टूडेंट की जगह प्रोनाउन यूज कर लिया, ही बुलिड अदर स्टूडेंट्स, लेकिन आखिरी में उसने कहीं प्रोनाउन नहीं यूज किया, कहीं नहीं यूज किया, गलत हो गया। जब उसने स्टार्ट किया था दैट द स्टूडेंट ऑफ्टन टॉक्ड इन क्लास एंड दैट ही बुलिड, बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही आखिरी में आया एंड रेयरली फिनिश्ड, यहां पर वो नहीं लगाया, ये कंस्ट्रक्शन खराब हो गई। अब हम इसको ठीक करेंगे दो तरीके से। द रिपोर्ट कार्ड स्टेटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ्टन टॉक्ड इन क्लास, that he bullied other students and that he really finished his homework. तीनों दफा that लगा के pronoun he लगाएंगे। अगर नहीं तीनों दफा that लगाना, तीनों दफा pronoun नहीं लगाना, तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन से शुरू करें। The report card stated that the student often talked in class, comma, bullied other students, comma, and rarely finished. तब भी ठीक हो जाएगा।
यानी या तो बीच पे से वो दैट सबका हटा दे, एक जैसा लिखे, सबका एक जैसा करें, या सबके साथ दैट लगाएं और ही लगाएं, या सबके अंदर से दैट हटा दे, ही हटा दे, एक्शन से बात करते रहे। दोनों तरीकों से हम इसे एक रिदमिक सेंटेंस बनाएंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। आई होप कि अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे लिखा जा सकता है, वैसे लिखा जा सकता है। असूल एक है कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन शुड बी पैरेलल, इट शुड नॉट लुक ऑकवर्ड, एंड यू शुड सेंस कि कहां पे ऑकवर्डनेस नजर आ रही है। और वो कैसे आपको सेंस कर पाएंगे? जब आप उसको स्लो स्लो पढ़ेंगे सेंटेंस को। मैंने आपके सामने यहां पर अभी स्लो पढ़ा था। द रिपोर्ट कार्ड स्टेटेड दैट द स्टूडेंट often talked in class, that he bullied other students। लेकिन इधर आके गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ना that लिखा हुआ है ना प्रोनाउन ही लिखा हुआ है। अब या तो सारी कंस्ट्रक्शन इस तरह की बना दें, या सारी कंस्ट्रक्शन ये that the student that he वाली बना दें। जब बस आपने पैरेलल बनानी है। ये देखें, अब दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई है। The report card stated that the student often talked in class, that he bullied other students, that he rarely finished his homework। या the report card stated that the students often talked in class, bullied other students, and rarely finished his work। That's the simple way। अब आ जाते हैं आगे। A list that follows a column, जब कॉलम के बाद एक लिस्ट शुरू होनी हो, उसको भी पैरेलल एलिमेंट्स में लिखें। मिसाल के तौर पर ये देखें, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैव एट्रीब्यूटेड द रिसेशन टू सेवरल की कॉजेस। अब कॉजेस बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि अब सीरीज शुरू होने लगी है ना। कॉजेस, सेवरल की कॉजेज, अब हम कॉजेज बताने जा रहे हैं। कॉलम लगा हुआ है, डीरेगुलेशन पॉलिसीज। ये देखते जाओ, गौर करना कहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस महसूस होगा। डीरेगुलेशन पॉलिसीज, स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर डिक्लाइनिंग, एंड द इमर्जेंस ऑफ एसेट। देख लिया, डीरेगुलेशन पॉलिसीज, स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट्स। आगे देखो क्या होना शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर डिक्लाइनिंग, एंड द इमर्जेंस ऑफ। देखा, ये कंस्ट्रक्शन खराब होगी। अब ये देखो, mainstream economists have attributed the recession to several key causes: the enactment of deregulation policies, the spike in interest rates, the decline in manufacturing orders, and the emergence of asset bubbles। देखा, गौर करो, फिर दोबारा से देखो पीछे। Mainstream economists have attributed the recession to several key causes: deregulation policies, spike in interest rates। देखते जाओ, सब के सब गलत है। डीरेगुलेशन पॉलिसी, स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग जेरेंट की फॉर्म में आ गया, ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग, एंड द इमर्जेंस। तो ये जो द इमर्जेंस के साथ शुरू किया था, द इमर्जेंस ऑफ एसेट, ये इज द फाइन, इसको हम लगाएंगे। द इनैक्टमेंट ऑफ रेगुलेशन पॉलिसीज, द स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट्स, द डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स, एंड द इमर्जेंस ऑफ एसेट बबल्स। सो कहीं से भी उठा के जिसके मुताबिक आप सारों को ला सकते हैं, जिसकी पैरेलल कंस्ट्रक्शन बनती है उससे आप बनाएंगे। ये नहीं होगा कि पहले वाले को फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है डीरेगुलेशन पॉलिसीज। अगर आपको आगे चल के इन वर्ड्स के लिए कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे? आपने वो वर्ड उठाना जिसके पैरेलल वर्ड्स आपके पास मौजूद हो। द इमर्जेंस ऑफ एसेट किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? द इनैक्टमेंट, ठीक है ना। द स्पाइक, ये नाउन है, द स्पाइक, द इनैक्टमेंट, द इमर्जेंस, ठीक है, वो यूज किया जा सकता है। देखें, द इनैक्टमेंट, द स्पाइक, द डिक्लाइन, द इमर्जेंस, सब के सब आर्टिकल दी के साथ नाउन आ रहे हैं। अब मैं आगे चल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इतना गौर इंटरेस्ट रेट्स लिख दो, लो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स लिख दो, एंड एसेट बबल्स, यानी दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो। आपने पैरेलल करना है बस उसको। ये जो बेतुकापन था, ये वाला डी रेगुलेशंस पॉलिसीज में था, इधर स्पाइक आ गया था, स्पाइक आ गया, या इसको खत्म कर दो, लो इंटरेस्ट रेट कर दो। मैन्युफैक्चरिंग आ गया था, देखो ये भी। तो क्लमजी नहीं होना चाहिए आपको। जहां महसूस हो क्लमजी हो गया है, बेढंगा सा हो गया है, वहां पर आपने किसी एक तरीके से चलना है। तो इसके लिए एक तरीका ये हो गया, द लगा के, द इनैक्टमेंट, द स्पाइक, या दूसरा तरीका ये डी रेगुलेशन पॉलिसीज, हाई इंटरेस्ट रेट्स, लो मैन्युफैक्चरिंग, सब के सब नाउन फ्रेजेस की फॉर्म में चल रहे हैं, सब के सब। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मैं आगे चल रहा हूं क्योंकि मैंने अब ये 4 दफा ये भी स्लाइड दिखा दी।
use parallel construction when a sentence contains a pair of connected ideas. Use parallel construction when a sentence contains a pair of connected ideas. Pair of connected ideas. Pair की बात करें, series की बात नहीं कर रहे, pair की बात कर रहे. It's not about series. It's about pair of connected ideas. Pairs can be connected by coordinating conjunction. इनको coordinating conjunction कहते हैं. Fan boys. F for, A and, N nor, B boy, O or, Y yet and S stands for so. इनको fan boys कहते हैं. और ये कब यूज होते हैं? जब दो हमने आइडियाज को कनेक्ट करना है, पेयर्स को. ये देखें, she planned to collect data. ये देखते जनाब, she planned to collect data by either using an online survey or phone interview. यहाँ पे गलत हो गया. ये ना using, either by using, तो आगे verb है ना, तो फिर या तो आगे verb आएगा, या फिर अगर इसकी शक्ल में लिखना है, फोन इंटरव्यू इसकी शक्ल में लिखना है, तो फिर पीछे भी ऑनलाइन स्कोर करें. ये देखें, दोनों तरीके से लिखा हुआ है. she planned to collect data by either using an online survey or conducting phone interviews. या तो ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज कर लें या ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज करें. ये देखें, she planned to collect data through either online surveys or phone interviews. So it is up to you. You have to decide कि जो क्लम्जीपन है उसके अंदर, उसको खत्म करना है. जो अनयूजुअल चीज नजर आ रही है उसको तोड़ें. वो आपके सेंटेंस के रिदम को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है. आपने सेंस करना है कि कौन से वर्ड्स की फॉर्म में या वर्ड्स या फ्रेजेज या जो भी क्लॉजेज हैं उसमें से कौन सी चीज को उठा सकते हैं आप, और किसके साथ आप लिख सकते हैं. आपके पास उसका अल्टरनेटिव मौजूद है. सो यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे फोन इंटरव्यू गलत हो जाएगा. या तो कहें यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे एंड कंडक्टिंग फोन इंटरव्यूज. जहां यूजिंग आ रहा है वहां कंडक्टिंग आएगा. नहीं, अगर आपने फोन इंटरव्यूज की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखें ऑनलाइन सर्विस फोन इंटरव्यूज. फिर उससे पहले कोई वर्ब ना लगाएं, फिर उससे पहले कोई वर्ब ना लगाएं, जेरेंड ना लगाएं कोई भी. दैट इज द वे. नेक्स्ट, use parallel structure when a pair of ideas are linked by correlative conjunctions. ये होते हैं जी correlative conjunction. वो सारी जो मैंने, अगर आप याद करें, जो मैंने स्लाइड्स दिखाई थी शुरू में, ये इसके मुताबिक मैं ये चल रहा हूँ सारा. अब मैं correlative conjunctions पे आ गया हूँ, राइट. ये सारी चीजें मैं दिखा रहा था. Use parallel structure when a pair of ideas are linked by correlative conjunctions such as not only, but also, either, or, and neither, nor. इनको हम correlative conjunction कहते हैं. correlative का मतलब क्या होता है? हमेशा अगर कोई लफ्ज ना समझ आए तो उसकी दो तरीके होते हैं बेटे. एक होता है कि उसकी सैंपल पहले पढ़ो, डेफिनेशंस की तरफ मत जाओ. ग्रामर की या जो भी टेक्निकल चीज़ें हो ना, कभी भी किसी टेक्निकल चीज़ की फॉरन डेफिनेशन पे ना जाओ. उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप उसकी एग्जांपल्स की तरफ जाओ. ठीक है. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर एग्जांपल्स भी मौजूद हैं तो आप उन वर्ड्स को ब्रेक कर लो. जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन है ना, तो आप पहले कंजक्शन को अलग करो. कंजक्शन होते हैं दो को जोड़ने के लिए. ठीक हो गया जी. अब कोरिलेटिव का मतलब आपस पे रिलेट करें, को रिलेट कर रहे हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो इकट्ठे ही आएंगे, जब भी आएंगे, कभी नहीं अकेले अकेले आएंगे. आइदर और इकट्ठे ही आएंगे, नाइदर नॉर इकट्ठे आएंगे. इनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. यानी दो आइडियाज को मिला रहे होते हैं, दो चीजों को मिला रहे होते हैं. अब ये देखें, his paper argues that the distinctive divergence in the two artists' style was not only shaped by their mutual but also because of, ये देखें, लिखना काम खत्म हो गया. idiosyncratic tastes of patrons. ये देखें, यहाँ पर गलत हो गया. not only shaped, verb है ना, not only shaped, shaped लिखा हुआ ना, यहाँ पर because of लगा दिया, ये गलत हो गया. यहाँ पे शेप्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे बिकॉज. अब या तो आप बिकॉज ऑफ वाली को ऊपर उठा के कर लें, एक जैसा डालें, या शेप्ड वाली कंस्ट्रक्शन नीचे लें. यानी दोनों में से किसी एक को फॉलो करो. या शेप्ड वाली कंस्ट्रक्शन को फॉलो करो या बिकॉज ऑफ वाली को फॉलो करो, जिसको आसानी से फॉलो कर सकते हो. ये देखो, his paper argues that the distinctive divergence in the two artists' style was shaped not only by their mutual rivalry but also by, देखा, not only by but also by. या तो शेप्ड वाली को उठा लो या इसको उठा लो. ये देखो, पीछे देखो दोबारा से, बिकॉज ऑफ द, ये देखो, नॉट ओनली शेप्ड बाय देयर, गलत हो गया, बाय देयर म्यूचुअल रिवलरी, बट आल्सो बिकॉज ऑफ, हमने उसको उठाया शेप्ड को, वाज शेप्ड नॉट ओनली बाय देयर म्यूचुअल रिवलरी
but also by the idiosyncratic taste, क्योंकि ये नॉन फ्रेज यूज होगा by their mutual relation, by the idiosyncratic taste of patrons. फिर देख ले दोबारा से, shaped by their था, was not shaped only by their mutual but also by the idiosyncratic. एक जैसा स्ट्रक्चर है, ना कि because of by the idiosyncratic taste of patrons. This is called parallel construction. I think इतनी एग्जांपल्स चलती जा रही हैं, बस अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ ये कौन सी स्मूथ लग रही है और कौन सी स्मूथ नहीं लग रही है. Next. The same rule applies to pairs connected by words of comparison. कौन-कौन से? Over, than और as. Over, than और as. क्योंकि इनके अंदर भी पेयर ही कंपैरिजन हो रहा होता है. तीन सीरीज नहीं कंपेयर जो है वो चल रही होती है, इसमें भी पेयर्स होते हैं. He prefers movie nights at home over going to loud house parties. ये देखें, prefer movie लफ्ज़ था ना, movie यहाँ पर going to आ गया, यहाँ पे movie nights था, noun की शक्ल में आ रहा है, यहाँ पर going to use हो रहा है, over going to, गलत. इधर movie nights कह रहा है, noun की फॉर्म में prefers movie nights, ठीक है जी. over going to लगा दिया, खामखा लगा दिया going to. आप सिंपल करें, he prefers movie nights at home over loud house parties. मूवी नाइट्स ओवर लाउड हाउस, ये भी नाउन की फॉर्म है, ये भी नाउन की फॉर्म है, दोनों नाउन की फॉर्म में आ रहे हैं. तो ओवर से हम इनको कंपेयर कर रहे हैं ना, आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं. तो मूवी नाइट्स ओवर लाउड हाउस, बजाय इसके कि गोइंग टू लगा दे बीच में, वर्ब नहीं लगा, कंस्ट्रक्शन खराब होगी. अब अगर किसी के ज़हन में आ रहा होगा कि गोइंग टू लिखा है तो जी वो मूवी नाइट के लिए गोइंग वाली कंस्ट्रक्शन पहले लगाई जाती है, बिल्कुल वो भी लगाई जाती है. ही प्रेफर्स स्टेइंग एट होम फॉर मूवी नाइट्स ओवर गोइंग टू लाउड हाउस पार्टीज, ऐसे भी हो सकता है. मतलब आपने कंस्ट्रक्शन पैरेलल करनी है. ये नाउन की फॉर्म में आसान है, सेंटेंस शॉर्ट है, नाउन की फॉर्म में. अब आ जाते हैं जी, ये हमारी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की सारी एग्जांपल्स खत्म हो गई हैं और नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स प्रोनाउन रेफरेंस एग्रीमेंट की तरफ जा रहा हूं मैं. ठीक है जी, ये सारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है. ठीक है ना. तो प्लीज आप लोगों को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे. आपके कंपोजिशन का पेपर बाय द वे खत्म हो चुका हुआ है और अगर स्टिल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दें. ठीक है. That is very simple. I'm heading, मैंने तो ऐसे खोल लिया था यार. आप लोग बेटे पहले लेक्चर लेके ना इसको घर जाके पढ़ो पहले, and then you understand these things. अच्छा जी, नेक्स्ट पे चल रहा हूँ. This is clear. This is the next one. Pronoun agreement, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है इसी तरह से प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट होता है. उसको हम प्रोनाउन रेफरेंस एरर कहते हैं. यानी प्रोनाउन रेफरेंस एरर का मतलब ये है कि वो जो प्रोनाउन यूज होता है उस सेंटेंस के अंदर, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है. मिसाल के तौर पर अभी इस पे एग्जांपल आ जाएगी. आई थिंक इधर मैं लेदर्स एग्जांपल ही देता. The antecedent of a pronoun is the noun. Cause सुने पहले. The antecedent of a pronoun is a noun that it refers back to. ठीक है कि नहीं. जो antecedent होगा pronoun के बाद आएगा वो ऐसा noun होगा जो रेफर करेगा उस pronoun के बारे में. ठीक है जी. तो ये जो एंटीसीडेंट होते हैं ये कब होते हैं यूज? इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बिफोर द प्रोनाउन. उस प्रोनाउन से पहले कोई एंटीसीडेंट लगा होगा. मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूं आपको. ये देखें, यहां पर पहले एग्जांपल देखें. आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट वर कंप्लीट इट वाज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर्स. नाउ ये जो इट लगा है ये इंटरव्यू को रेफर कर रहा है या ये टेस्ट को रेफर कर रहा है या बोथ को? दिस इज नॉट क्लियर. इसको कहते हैं प्रोनाउन. एग्जांपल्स देखें, डेफिनेशन को छोड़ दें. ये मैंने डेफिनेशन जो दिखाई थी
पहले इसको छोड़े, इस एग्जाम्पल को देखें। दिस इज ए प्रोनाउन, यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट। दो तरह के टेस्ट की बात हो रही है ना, इंटरव्यू की बात हो रही है और रिटन टेस्ट। वर्क कंप्लीट, जब कंप्लीट हुआ, इट वाज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर। अब किसको चेक किया गया? क्या इंटरव्यू को चेक किया गया था, उसको रिकॉर्डिंग को चेक किया गया था, या ये रिटन टेस्ट को देखा गया तो उसके इनकम्प्लीट आंसर थे, या दोनों की बात हो रही है? इट इज नॉट क्लियर। इसको कहते हैं प्रोनाउन रेफरेंस एरर। ठीक है जी। तो मैं ऊपर पढ़ रहा हूं, व्हेन यू यूज एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द एंटीसीडेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी वो क्लियर होना चाहिए, उसको कैटेगोरिकली बताना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है। इफ देयर इज एनी एम्बिगुइटी यूज द नाउन इंस्टेड, तो उसकी जगह फिर आप नाउन यूज कर लो, सिंपल सा हाल है। अगर आपको प्रोनाउन की वजह से कंफ्यूजन हो रही है तो वो प्रोनाउन सही लगाओ या उसकी जगह नाउन यूज करो। तो यहां पर ये गलती है। अब इसको करेक्ट कैसे किया गया? आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट वर कंप्लीट द टेस्ट वाज चेक्ड, द टेस्ट वाज चेक्ड। अब पता चल गया टेस्ट रिटन टेस्ट था फॉर इनकम्प्लीट आंसर। द टेस्ट वाज, द टेस्ट after the interview and the written test were complete, the test was checked। अब आप ये ना कहना सर ये टेस्ट, इंटरव्यू भी तो टेस्ट था, इंटरव्यू के साथ टेस्ट का लफ्ज नहीं लगा हुआ, इंटरव्यू को आप जस्ट एक इंटरव्यू लेंगे। आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट, रिटन के साथ एम्फसाइज किया गया टेस्ट लगा के, तो रिटन टेस्ट वर कंप्लीट, द टेस्ट वाज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर्स। ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट आंसर्स के लिए हमने टेस्ट लगा दिया। अब मैं पीछे चलता हूं। सो प्रोनाउंस मस्ट एग्री नंबर, जेंडर एंड पर्सन विद देयर एंटीसीडेंट। जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे उनको एग्री किससे करना चाहिए, उनकी करेक्शन कैसे होगी? सॉरी, इन नंबर, जेंडर, यानी जो भी प्रोनाउन होंगे, जितने भी पीछे प्रोनाउन होंगे नंबर के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। अगर जेंडर है तो जेंडर के हिसाब से होना चाहिए, अगर पीछे मर्द है तो आगे भी मर्द के ही प्रोनाउन आएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल प्रोनाउन आएगा, या पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है जी। इसकी और देखें। Neither of my classmates are taking the trip this summer. Neither of my classmates are taking. ये प्रोनाउन के साथ करेक्शन, वर्ब एग्रीमेंट नहीं आ रहा। नाउन neither, neither एक है, और आर, ये जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में था ना, बिल्कुल वैसे ही आर आया, ये जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। Neither of my classmates is taking the trip this summer। अब ये नीचे मैंने इलस्ट्रेशन नीचे साथ साथ लिखी हुई है ताकि आपको जुबानी समझाने के बजाय कुछ की मैंने इलस्ट्रेशन नीचे लिखी है। If the subject of the sentence is a pronoun, गौर से सुने, if the subject of the sentence is a pronoun, that pronoun needs to agree number with the verb। ठीक है जी। अगर वो जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को एग्री करना चाहिए वर्ब के साथ। इन द सेंटेंस वर्ब क्या है? ये जो नाइदर है ये हमेशा सिंगुलर आता है, तो इसको आगे सिंगुलर फॉर्म के साथ आना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पर नाइदर एज ए प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, या एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली फॉर्म। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर प्रोनाउन कह के डिस्कस कर रहे हैं, प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस करें, इसलिए हम यहाँ पर एज ए प्रोनाउन इसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, सेम चीज, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन कैटेगरी, जो अंडरलाइन जो हमारी हेडिंग है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के हवाले से बात करें तो उस वक्त आपने इसको सिंगुलर लेना है। ये भी इसी तरह से प्रोनाउन ही है। एवरीबॉडी हैज बीन ब्रिंगिंग इन देयर ओन लंच लेटली, ये देखें, इन देयर, एवरीबॉडी, इसके साथ इन देयर मैच नहीं कर रहा। In there, everybody in there. Everybody has been bringing in his or her own lunch lately. ठीक है? Everybody के साथ there मैच नहीं करता, ये pronoun मैच नहीं कर रहा था, ये pronoun, right? ये मैच नहीं कर रहा pronoun, इस subject को रेफर कर रहा है, नहीं कर रहा। इसके लिए क्या है? Everybody has been bringing in his or her, तो everybody आ जाएगा। So pronoun should also agree with the antecedent in number, gender and person. So indefinite pronoun everybody is always similar, और pronoun there जो है वो back to it, लेकिन ये गलत है ना, इसलिए everybody needs to be in singular form। तो corrected form जो होगी वो ये होगी, everybody has been bringing in his or her own lunch later। यानी जो भी आगे pronoun लगाएंगे
उसको अपने पिछले नाउन को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना बताना चाहिए कि उसके साथ वो मैच कर रहा है. इट शुड बी सिमिलर टू दिस. Some indefinite pronouns are always similar. अब ये जो pronouns हैं ये singular ही होंगे हमेशा. ये गौर कर लें. Anybody, everybody, anyone, everyone, anything, everything, another, each. ये सब के सब जो होंगे ये हमेशा singular होंगे. इनको आपने plural नहीं करना. ये देखें. Neither of the best players in the last game was injured. ये already मैं बता चुका हूँ. Neither of the best players, neither एक है. Any one of the guests is welcome to participate in the raffle. Everyone has cast his or her vote. ये देखो पीछे जैसे ही everyone आया आगे his और her आ गया. कभी भी देर नहीं लगाना आपने. His or her. Similarly, इनके साथ plural होगा. Both, few, several, many के साथ. Few of the days this spring have been. Few of the days, इसको plural consider करेंगे, have been above 50 degrees. Several of the participants, plural है, shared their personal experiences. ठीक है? ये बिल्कुल अगर आप subject verb agreement को में लेके आए तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसमें ऐसे हम pronoun discuss कर रहे हैं. यहाँ पर वो pronoun के तौर पर behave कर रहे हैं. Few of the days, several of the participants. ये प्रोनाउन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं. इसी तरह से कुछ जो होंगे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ नाउन दे रेफर टू. यानी ये डिपेंड करता है कि वो आगे कौन सा नाउन आएगा. ऑल, एनी, मोस्ट, नन, सम, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं. यानी नन ऑफ द फूड सिंगुलरिटी को शो कर रहा है तो फूड के साथ हैज बीन आ जाएगा. फूड हैज बीन लेफ्ट आफ्टर दैट. नन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स इटसेल्फ प्लूरल है तो हैव क्विट. None of the players have quit the team after difficult seasons. क्या होता है relative pronoun? Relative pronoun is a pronoun that refers to a noun preceding it in the sentence. फिर मैं बोल रहा हूँ क्या होगा relative pronoun? एक ऐसे pronoun को कहेंगे that refers to a noun preceding it in the sentence. ठीक है जी. किसको कहेंगे relative pronoun? एक ऐसे pronoun को जो कि उसके बाद जो noun आ रहा है उसके साथ उसको रेफर करेगा. So relative pronouns need to agree with their antecedents in number. If the nouns relative pronouns are referring to antecedents are plural, then the plural form of verb is used. अगर वो singular है, singular form of verb is used होनी चाहिए. करे आलिया गौर से सुने जरा तर्जुमा. जॉन बेशक अकेला है, वन ऑफ द प्लेयर्स है, लेकिन प्लेयर्स की आगे बात हो रही है टू प्ले द फाइनल गेम. हु वर प्ले चोजन, ये उन जॉन की बात नहीं हो रही, उन प्लेयर्स की बात हो रही है. वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको चुना गया. यहाँ पर जॉन की बात हो रही है कि जॉन वो प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया. ठीक है, वो उन प्लेयर्स के अंदर मौजूद था और वो प्लेयर चुने गए थे. जी एनएसआर रूल वाला. यस यस यू आर राइट. अभी तो देखें, अब जिनके ज़हन में आ रहा होगा कि जी अगर जेंडर बाइस्ड आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हिज और हर, अगर ये क्लैरिटी लानी है तो कैसे करेंगे. ये देखें, जेंडर बाइसनेस को अवॉइड करना है तो टू अवॉइड जेंडर बाइस इट इज़ बेस्ट टू यूज हिज और हर इन सच सेंटेंसेस. ईच फैकल्टी मेंबर, ये देखें ईच फैकल्टी मेंबर. अब फैकल्टी में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं. और द डिपार्टमेंट इज एनकरेज टू शेयर हिज, फिर हिज नहीं लगाना. ऐसे केस में अगर ये लगा हो, हिज लगा हो या हर लगा हो, उसको अवॉइड करना है, दोनों यूज करने हैं क्योंकि ईच फैकल्टी मेंबर है ना, तो मेंबर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, तो कभी भी एक प्रोनाउन ना लिखें, ना हिज लिखें ना हर लिखें, दोनों लिखें इकट्ठे और लगा के. ईच फैकल्टी मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट इज एनकरेज टू शेयर हिज और हर ग्रैंड प्रपोजल विद द कमेटी.
पर्सनल प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो एग्री इन पर्सन विद इट्स एंटीसीडेंट। जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसको भी एग्री करना है। मिसाल के तौर पर प्रोनाउंस कौन से हैं? वन, एवरीवन, एवरीबॉडी आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ये देखो, ये बच्ची ने सवाल किया था पीछे वन के साथ क्या आएगा। किसी ने पीछे ना मुझे सवाल किया था वन ऑफ द प्लेयर्स भी इस तरह से कुछ था, मुझे नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट वन का लफ्ज यूज किया था। मैं अभी उनको ये दोबारा से दिखाने जा रहा हूँ। मैं इन सब स्टूडेंट से ये कह रहा होता हूँ, आप थोड़ा वेट किया करो, एग्जाम्पल्स आएंगी, आपको सारी चीजें जो आपके ज़हन में सवाल उठते हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब ये देखें, वो एग्जाम्पल आ गई है। ये प्रोनाउंस जैसे वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये कौन से प्रोनाउन है? इनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ये किसी थर्ड की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो चूंकि ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन की तरफ रेफर करें तो लॉजिकली हमें इनके साथ ही, हिज, हिम या शी, हर वगैरह लगाना चाहिए। सिंपल, क्योंकि वन इज रेफरिंग टू समवन जो कि थर्ड पर्सन है। एवरीवन इट्स थर्ड पर्सन। ये ना में आई में है, ना यू में है, ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ना ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये ऑब्वियसली ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इनके साथ जब आएंगे तो ही, शी या हिम या हिज या हर इस्तेमाल होना चाहिए। देखें, वन शुड केयरफुली कंसिडर योर, गलत होगा। वन शुड केयरफुली कंसिडर हिज और हर चॉइस। और हिज और हर इसलिए लिखा है कि जेंडर बाइस्पेस ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली क्लियर तो नहीं है ना। वो जो जिनमें से कह रहा है वन शुड, वो मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, तो इसलिए आप हिज और हर लगाएंगे, कभी भी एक नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपको कंफर्म है कि वो सारे मर्द हैं तो फिर हिज लगाएं। अगर आपको कंफर्म है कि वो तमाम खवातीन है तो हर लगाएं। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो नेवर यूज दिस सेंटेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि हिज लगा नहीं सकते, हर लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, वन शुड केयरफुली कंसिडर हिज और हर। अगर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है, देखो अब मुझसे सब सवाल पूछ रहे हैं, सब वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालांकि सवाल मैं यही कर रहा हूं, वन शुड केयरफुली चूज कंसिडर वंस चॉइस भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन आप पहले बात तो सुन लो भाई। हम बता क्या रहे हैं, आप पूछ क्या रहे हैं? हम बता क्या रहे हैं, आप पूछ क्या रहे हैं? हम बता रहे हैं कि अगर ये लगा हो, इस तरह के ऑप्शन दिए हो तो ये गलत होंगे। योर ऑप्शन लिखा हो तो गलत होगा। उसने ऑप्शन अगर आपको दिया ही नहीं है वन का, तो फिर आप वन का ऑप्शन ही चुनेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो भी कॉन्टेक्स्ट देख के बताएंगे। अगर कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कुछ चीज आती है जिसमें वन लिखा जाएगा तो वन लिखेंगे। वन शुड केयरफुली कंसिडर वंस चॉइस, बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं है वंस की चॉइस, उसमें ऐसी चीजें मौजूद है जिसमें मर्द और खवातीन का होने का इम्कान है, फिर हिज और हर लगाएंगे, फिर एक नहीं लगाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक ही सवाल 5 बच्चों ने पूछा है और डिफरेंट टाइम पे पूछा है, और जब डिफरेंट टाइम से मुराद ये है कि जब मैं बता रहा हूं तो उसी दौरान वो पूछ रहे हैं। इससे अंदाजा करो कि वो बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। सर, एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन किया है, जो ये ही वर्ड है, ही या हिज, हम इसे जेंडर न्यूट्रल नहीं कंसीडर करते इन इंग्लिश? देखें, यही जवाब मैंने 3 दफा दिया है और ये 5 दफा सवाल पूछा और पांचों ने मेरे सवाल के जवाब देने के बाद पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके साथ, अभी आप ये अज्यूम करो कि आप स्क्रीनिंग दे रहे हो और उसमें उसने चॉइस इस तरीके से दी है, ठीक है कि नहीं, वन की चॉइस दी नहीं है, तो फिर अब क्या करने के लिए? ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप खुद लिख रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन इज यू आर राइटिंग योरसेल्फ, तो आपको पता तो है ना कि टेक्स्ट में लिखा है या हर, वो गलत। वन के साथ वंस भी ठीक है, वन के साथ हिज और हर भी ठीक है, लेकिन वन के साथ खाली हिज ठीक नहीं होता। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। जी अभी क्लियर है? अभी जी सर, मुझे क्लियर है, स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। सर, कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? लेक्चर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने दोनों चीजें कर दी हैं। 15 मिनट की ब्रेक करने के बाद ये अपने टेस्ट पे